नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों को समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक पुनः नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो हमारा प्रश्न है कि बसीन की संधि ने अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रियाओं से कंपनी को भारत का साम्राज्य दिला दिया। टिप्पणी कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। देख लें इसको एक बार। हम पढ़ दे रहे हैं। बसीन की संधि ने अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रियाओं से कंपनी को भारत का साम्राज्य दिला दिया। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा सबसे पहला है, एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि जो बसीन की संधि थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच 1802 में हुई थी। मतलब बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज दो पार्टी रहती हैं और समय क्या था? 1802, जिनके निम्न प्रावधान हैं। अब यहाँ आपको प्रावधान बताना जरूरी है, क्योंकि प्रावधान से ही पता चलेगा कि इन प्रावधानों में आखिर ऐसा क्या था कि जिसने अंग्रेजों को कितना लाभ पहुंचाया, किस स्तर तक लाभ पहुंचाया। तो उसका मूल्यांकन आप इन बिना प्रावधानों को बताए हुए नहीं कर सकते हैं। तो आप जो मुख्य मुख्य प्रावधान है उसकी यहाँ चर्चा कर देंगे। जैसे सबसे पहले पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, जो अंग्रेजों की सबसे पहली शर्त होती थी। किसी भी भारतीय राज्य से यदि उनका समझौता होता था तो पहला प्रयास ये करते थे कि भाई जो भी भारतीय शासक है वो सहायक संधि को स्वीकार करे। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। फिर पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग जिनकी आय करीब 26 लाख रुपए थी, उसने भी कंपनी को दे दिया पेशवा द्वारा। फिर सूरत भी कंपनी को प्राप्त हो गया। देखिए सूरत जो था बहुत ही बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये भी जो है कंपनी को प्राप्त हो गया। फिर पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। जो दक्कन में निजाम थे, इनसे जो मराठा सरदार थे, चूंकि इनको हरा दिए थे और यहाँ से चौथ लेते थे, लेकिन इस संधि के माध्यम से पेशवा ने वो अधिकार भी, मतलब चौथ लेने का अधिकार भी छोड़ दिया। साथ ही साथ क्या किया? गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध ना करने का वचन दिया। जो गायकवाड़ थे, जो एक मराठा सरदार थे, उनके विरुद्ध युद्ध ना करने का वचन भी दिया। फिर पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, वो निजाम तथा गायकवाड़ का यदि झगड़ा होगा तो उसमें जो कंपनी की जो मध्यस्थता की भूमिका है वो पेशवा द्वारा स्वीकार कर ली गई। मतलब कहीं न कहीं पेशवा अपने आंतरिक मामलों में भी, क्योंकि गायकवाड़, भोसले, सिंधिया ये सब उसके सबऑर्डिनेट थे, लेकिन अब वो अपने आंतरिक मामलों में भी कंपनी को वो अधिकार दे रहा था कि वो हस्तक्षेप कर सके। फिर अगला देखिए, अब पेशवा के राज्य में अंग्रेजों को छोड़कर कोई यूरोपीय नहीं रहेगा। मतलब उस समय तक क्या था कि भाई फ्रांसीसी भी आ गए थे, डच थे, डेनिश थे, तमाम यूरोपीय शक्तियां थी। लेकिन इस संधि में, बसीन की संधि में ये कहा गया कि पेशवा का जो साम्राज्य है उसमें केवल केवल अंग्रेज ही रहेंगे और कोई भी यूरोपीय शक्ति नहीं रहेगी। एक तरीके से अंग्रेजों का ये विशेषाधिकार था। अब इसमें क्योंकि आपने बसीन की संधि का क्या प्रावधान था वो बता दिया, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि इस संधि को लेकर सिडनी ओवन, देखिए जो प्रश्न का कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? सिडनी ओवन। सिडनी ओवन का कहना है कि इसके माध्यम से कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। हालांकि सिडनी ओवन के इस दावे में कुछ अतिशयोक्ति तो है, परंतु कुछ सत्यता भी।
भाई सिडनी ओवन ये कह रहे हैं कि ये जो संधि हुई, इस संधि के माध्यम से भारत में जो है वो अंग्रेज एक तरीके से वो संप्रभु हो गए और वो सबसे बड़ी शक्ति बन के उभर के आते हैं, और वो भारत का उनको साम्राज्य पूरा मिल गया। अगर सिडनी ओवन के इस दावे को देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अभी बाद में स्पष्ट भी होगा कि जितना ये दावा कर रहे हैं वो सब की प्राप्ति ही हो जाती है, लेकिन सच्चाई भी कुछ है, कुछ हद तक अंग्रेज सफल भी होते हैं। तो वही यहाँ कहा गया है, क्योंकि इस संधि ने पेशवा को अंग्रेजों का कृपा पात्र बना दिया। अब ये इस संधि के माध्यम से होता क्या है कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते हैं वो अंग्रेजों की शरण में जाते हैं, अंग्रेजों की कृपा पात्र बन जाते हैं, जो उस समय मराठा संघ का अध्यक्ष था। अब आप समझ सकते हैं कि जो पेशवा था वो मराठा संघ का अध्यक्ष था। तो यदि किसी संघ का अध्यक्ष ही अगर वो किसी का सबऑर्डिनेट हो जाए तो कहीं न कहीं उसके नीचे के जो सरदार थे, चाहे वो सिंधिया हो, भोसले हो, गायकवाड़ हो, वो उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उनकी वास्तविक स्थिति में जरूर कुछ न कुछ कमी आएगी। और साथ ही साथ पेशवा क्या था? मुगल सम्राट का वकील उल मुतलक, एक अच्छा पद होता है ये मुगल सम्राट का, और उस समय जो पेशवा था वो मुगल सम्राट का वकील उल मुतलक भी था। तो कहीं न कहीं इससे मराठा साम्राज्य तो प्रभावित हो ही रहा था, मुगल साम्राज्य भी प्रभावित हो रहा था। इसकी अधीनता में आने से अन्य मराठा सरदारों जैसे भोसले, सिंधिया, होलकर की भी वास्तविक स्थिति में कमी आई। वही मैंने बताया कि जब आपके घर का मुखिया ही किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो बाकी जो भी सदस्य हैं वो ऑब्वियसली अधीन हो जाते हैं। चलिए, बसीन की संधि का यह भी लाभ हुआ। भाई पहला तो यही हुआ कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था वो अधीन आ गया, मुगल साम्राज्य भी कहीं न कहीं प्रभाव में आया। फिर जो दूसरा लाभ हुआ कि अब सहायक सेना, जो अंग्रेजों की सहायक सेना थी, वो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ जैसे केंद्रीय जगहों पर तैनात कर दी गई। मतलब क्या था कि जो सहायक सेना थी अंग्रेजों की, वो सहायक सेना ऐसी थी कि वो भारतीयों के खर्चे पर ही भारतीयों के ही राज्य में रखी जाती थी, और उनको इतने अच्छे रणनीतिक जगह पे जैसे मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर स्थापित होने का अवसर मिल गया। तो उससे क्या हुआ, जहां से वो समस्त भारत में शीघ्रता पूर्वक पहुंच सकती थी। मतलब अगर सपोज करिए कि यदि हैदराबाद में विवाद है तो मैसूर की जो सेना है वो हैदराबाद में जो अंग्रेजी सेना है उसके सहायता के लिए बहुत तेजी से पहुंच जाएगी। तो मतलब अगर कहा जाए तो इसके माध्यम से जो सहायक सेना थी वो भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विराजमान हो जाती है। और जो चौथा है, इसमें अब ये बताना है कि हालांकि मराठा सरदारों ने उस अपमान को आसानी से स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस कठिन समय में भी इकट्ठे नहीं हुए। अब ये लाइन ये बता रहा है कि चूंकि भाई मराठा सरदारों की स्थिति, चूंकि उनका अध्यक्ष ही अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, उनकी स्थिति खराब होती है, वहां मराठा सरदार क्या कर रहे थे? तो वहां मराठा सरदार इस जो संधि थी बसीन की उसको मान तो नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसके पक्ष में थे, बहुत खुश थे। भाई कोई भी यदि अधीन होगा तो वो खुश नहीं रहेगा, लेकिन इस समय में भी एक जो बात निकल के आती है कि भाई अगर हम लोग, चूंकि भाई ये लोग एक ही थे, एक समय था कि मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी और ये विभिन्न क्षेत्रों में भले ही शासन करते थे, लेकिन इनमें पेशवा जो था एक यूनिटी का परिचायक था, वो एक सामंजस्य बना के रखता था। तो इस कठिन समय में इनको एकजुट होकर के जो बाहर का दुश्मन है उसको भगाना चाहिए था। फिर बाद में जो अपने अपने जो डिस्प्यूट है उनका निर्णय करना चाहिए। कैसे कहा जाता है कि आज भी देखिए भारत में क्या है कि यदि भारत के आंतरिक मामले में भले यहाँ के नेता, यहाँ के लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही किसी देश से दिक्कत होती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन मराठों में इतने कठिन समय में भी ये भावना जागृत नहीं हुई और वो अपने ही हितों को लेकर के आपस में लड़ते रहे।
और साथ ही साथ वो अंग्रेजों से भी युद्ध करते हैं, अपनी संप्रभुता नहीं खोते, अंग्रेजों से युद्ध भी करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ए- एक मजबूत शक्ति के सामने बिखरे हुए मराठे कितना प्रतिरोध कर पाएंगे। वही हाल होता है कि भोसले के साथ ये अंतरकलह में अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य होते हैं, चूंकि लड़ाई करते हैं जीत नहीं पाते। और भोसले जो थे, जो प्रमुख मराठा सरदार थे, उनके साथ अंग्रेजों ने देवगांव की संधि की, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की, और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की गई, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। मतलब जो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो बसीन की संधि हुई, तो उसमें क्या हुआ कि मराठा जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, वो तो अधीनस्थ हुआ ही साथ ही जो मराठा प्रमुख सरदार थे, चाहे वो सिंधिया हो, भोसले हो या होलकर हो, ये सब भी युद्ध में पराजित हुए एक एक करके अंग्रेजों द्वारा, और इन्हें भी अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मतलब एक तरीके से मराठा जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से अंग्रेजों की कृपा पात्र बन के रह गई। अब निष्कर्ष में बता सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि बसीन की संधि से अंग्रेजों को वह सब कुछ मिल गया जो सालबाई से नहीं पा सके थे। देखिए, जो मेरा पहला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो, वो सालबाई पे ही है। और सालबाई का एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि मैं बता दे रहा हूँ कि सालबाई में क्या था कि ये 1782 में एक संधि करते हैं, क्योंकि इसके पहले ये 7 वर्ष युद्ध में लड़ते हैं, उसके बाद सालबाई की संधि होती है। और इनका ये मकसद था कि हम जो है मराठों को इसी समय परास्त करके संपूर्ण मराठा साम्राज्य को अपने में विलय कर लेंगे। लेकिन चूंकि उस समय जो मराठा शक्तियां थी इतनी कमजोर नहीं थी, और अंग्रेज जीत सकने की स्थिति में नहीं थे। इनकी अपनी भी समस्याएं थी, भाई मात्र देश से सहयोग नहीं मिल पा रहा था, भारत में भी ये कई मोर्चे पर युद्ध कर रहे थे। तो उन्हीं सब कारणों की वजह से जो है सालबाई में इन्हें जो है थोड़ा सा बैकफुट पे आकर के संधि करनी पड़ी। और ये जो संधि थी, इसके माध्यम से, सालबाई की संधि के माध्यम से, इन्होंने जो 20 वर्षीय युद्ध विराम पाया था, उसका उपयोग उन्होंने अन्य शक्तियों को हराने में किया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि बसीन की संधि से अंग्रेजों को वह सब कुछ मिल गया जो सालबाई में नहीं पा सके थे। हालांकि इस संधि ने मराठों की शक्ति को कमजोर भले ही कर दिया, किंतु वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए। अब देखिए, वही जो सिडनी ओवन का कथन था कि वो तो कहते हैं कि भाई भारत का साम्राज्य मिल गया, लेकिन वो आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि अभी भी क्या है कि मराठों की शक्ति कमजोर हुई है, ना कि मराठे पूरी तरीके से पराजित हुए हैं। मराठे जो है वो पूरी तरीके से कब पराजित होते हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717-18। तो इस प्रकार जो वो कथन था सिडनी ओवन महोदय का, तो उसमें कुछ सत्यता भी है, कुछ असत्यता भी है। इसी आधार पे आपका निष्कर्ष जाएगा। और आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर यहीं तक है, और आगे भी कुछ देख लीजिए। देखिए, यही जो अभी मैंने सालबाई की संधि की चर्चा करी, यही वो प्रश्न है। सालबाई की संधि 1782 ने न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी, न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। टिप्पणी कीजिए। यदि आपने इसको नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी का जो मेरा डिस्कशन है वो इस संधि से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो बसीन जो अभी मैंने पढ़ाया है तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये देखिए, हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे जुड़िए, इसको ज्वाइन करिए। और अभी मैंने जो पढ़ाया है उसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो आप वो अपने उत्तर को वहाँ भेज दीजिए पीडीएफ में, हम उसको चेक कर देंगे। उसमें जो कमी रहेगी वो भी आपको बता देंगे। तो इसको ज्वाइन करिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम जल्दी ही पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।